This conference will now be recorded. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ये स्क्रीन शो हो रही है सब लोगों को? तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेज लिंक विद ईच अदर। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, और वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली कलेक्शन होती है नंबर ऑफ वेब पेजेस का, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं। अब एक्चुअल में वेबसाइट हम बनाते क्यों हैं? बेसिकली अगर हमारी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें ग्लोबली एक्सेस करना है, लाइक कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के हमारी वो इंफॉर्मेशन क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट्स बनाते हैं। जनरली हम जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते हैं वो फाइल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फाइल हमारे अपने सिस्टम में क्या होती है? स्टोर होती है। तो उन फाइल को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास वो सिस्टम अवेलेबल हो, जिस मशीन के अंदर हमने उसको इंस्टॉल सेव करके रखा हुआ है। अब वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि जितना भी डेटा होता है वो भी हमारा अलग अलग फाइल की फॉर्म में होता है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग फाइल की फॉर्म में होती है। लेकिन उसका जितना भी डेटा होता है वो हमारी किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मशीन पे नहीं होता, लोकल मशीन पे नहीं होता, पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है। उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है, एक नेटवर्क के थ्रू यूआरएल को हम एक्सेस करते हैं, और पूरी पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन में बैठ के हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हमें ग्लोबली एक्सेस करना है, किसी भी लोकेशन में बैठ के हम उसको एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। अब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की होंगी। लाइक हमारी एक कंपनी है, उसके लिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन होगी, होम होगी, अबाउट होगी, कॉन्टेक्ट होगी, कोर्सेज होगी, प्लेसमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, अलग अलग हमारी इंफॉर्मेशन होगी। अब एक तरीका तो ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम एक ही पेज के ऊपर ऐड कर दें। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि लाइक होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, कोर्सेज, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक पेज पे ऐड कर दी। अब यूजर को मेरी सिर्फ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो जब वो उस पेज को ओपन करेगा तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। इवन उसको चाहिए कितना था? ओनली कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जबकि डिस्प्ले क्या हुई? होम की भी हुई, अबाउट की भी हुई, कॉन्टेक्ट की भी हुई, कोर्सेज की भी हुई, प्लेसमेंट की भी हुई। तो एक तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। दूसरा जो आपका डेटा आएगा वो भी क्या आएगा? अननेसेसरी लोड होके आएगा। सपोज करो कॉन्टेक्ट जो पेज था या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का साइज 10 MB का है, और ओवरऑल पेज का जो साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200 MB। तो एक्चुअल में रिक्वायर्ड हमें 10 MB डेटा चाहिए था, लेकिन लोड होकर कितना है? 200 MB डेटा आया। तो हमने क्या करा कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पेजेस बना दिए। अब जिस इन्फॉर्मेशन को यूजर कॉल करेगा उतनी इन्फॉर्मेशन लोड होकर आएगी और उतनी डेटा की बैंडविड्थ क्या होगी? यूज होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? अलग अलग वेब पेजेस बनाते हैं। अब एक पेज पे अभी मैं करंटली हूँ, उस पेज से मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर जाना है, तो हम क्या कर देंगे? सारे पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर देंगे। तो बेसिकली वेबसाइट क्या करती है? बेसिकली वेबसाइट के अंदर एक हमारा डेटा होता है, जो आपका एक ग्लोबल लोकेशन पे स्टोर होता है, जिसको हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी वेब पेजेस के अंदर होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। क्लियर है इतना सब लोगों को? तो वेबसाइट के अंदर हम क्या बना रहे हैं? वेब पेजेस बना रहे हैं। जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? वेब पेज डेवलप होते हैं। तो वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज
is a collection of information in the form of text, audio, video and images. वेब पेज क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के। तो वेब पेज के अंदर क्या होगी? हमारी इंफॉर्मेशन होगी, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी किसमें होती है? टेक्स्ट में होती है, ऑडियो में होती है, वीडियो में होती है, या इमेजेस में होती है। सो दैट इज कॉल्ड वेब पेज। ठीक है। अभी जो वेब पेज होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनामिक। जब स्टैटिक पेज होते हैं उसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उनकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक पेज वो वेब पेज होते हैं जिसके अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज उसके डेटा के अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले हो जाएगी और उसके जो डेटा है उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करी, उसके अंदर आपको एक पेज मिला कॉन्टेक्ट पेज। अब जब आप कॉन्टेक्ट पेज को ओपन करोगे तो जितनी भी कॉन्टेक्ट डिटेल है, जितनी भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। उस कॉन्टेक्ट पेज को मैं ओपन करूँ, आप ओपन करें, कोई अदर पर्सन ओपन करे, सबके लिए जो कंटेंट यानी कि डेटा आएगा वो आपका क्या आएगा? सेम आएगा। डायनेमिक पेज वो वेब पेज होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज उसके डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आपने फेसबुक ओपन करा, जब आप फेसबुक को ओपन करोगे तो लॉगिन पेज आएगा। अब जो लॉगिन पेज आपका आया है, यूजर वहां पे क्या करेगा? अपना डिटेल एंटर करेगा, यूजर नेम पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड अगर वैलिड हुआ तो कहाँ पे जाएगा? वो एक होम पेज पे जाएगा। होम पेज के ऊपर जितने भी पेजेस होंगे, जितना भी डेटा होगा, पोस्ट होगी, वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। आप नई पोस्ट ऐड कर सकते हो, किसी पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हो, आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो, अनब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली उसका जितना भी डेटा आ रहा है वो डायनामिकली यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? मॉडिफाई या चेंज कर पा रहा है। अब डायनेमिक पेज के अंदर लाइक फेसबुक अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे तो कंटेंट आपके अकॉर्डिंग आएंगे, मैं अपने अकाउंट से करूंगा तो कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग आएंगे। लाइक उसका जितना भी डेटा होता है वो यूजर के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। यूजर टू यूजर उसका डेटा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। इसलिए वो पेज क्या कहलाते हैं? डायनेमिक। यानी कि उसका फ्रंट एंड है, यानी कि जो उसका यूआई होगा, लुक एंड फील है पेज का, वो कॉमन होगा, पर जो डेटा है वो यूजर टू यूजर क्या होता रहेगा? चेंज होता है। अभी जो वेब डेवलपमेंट होता है वो हमेशा दो टाइप की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है आपका बैक एंड। बैक एंड, फ्रंट एंड में आपका वो पार्ट आता है जहां से यूजर का इंटरेक्शन होगा, लाइक जहां से यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, उसका रेस्पॉन्स आएगा, जो भी डेटा यूजर को विजिबल हो रहा है, जो भी डेटा यूजर इनपुट कर रहा है, वो पार्ट हमारा किसका है? फ्रंट एंड का है। इसमें आपका एचटीएमएल आ जाएगा, सीएसएस आ जाएगा, जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, और आपका इसके अंदर ES6 आ जाएगा, ES6। इसके अंदर आपकी टाइप स्क्रिप्ट, jQuery आ जाएगा, बूटस्ट्रैप आ जाएगा, देन आपका रिएक्ट आ जाएगा और आपका एंगुलर आ जाएगा। जो आपका बैकएंड है, बैकएंड में आपका लाइक आप बैकएंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। एक आता है आपका लाइक ASP.NET, आप ASP.NET का यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर PHP का यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर जावा का यूज कर सकते हो, लाइक JSP, सर्वलेट, स्ट्रक्स, हाइबरनेट। इसके अंदर आप पाइथन का यूज कर सकते हो यूजिंग Django। आप बैकएंड में यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज नोड। तो जो आपका बैकएंड है वो हम किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करें, .NET पे काम करें, जावा पे करें, पाइथन पे करें, जावास्क्रिप्ट पे करें, तो या PHP के ऊपर करें, जो आपका फ्रंट एंड है वो आपका सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होगा। तो फ्रंट एंड जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। वो पार्ट जहाँ से यूजर का इंटरेक्शन होगा, जहाँ से उसकी रिक्वेस्ट आएंगी, रेस्पॉन्स आएगा, वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा फ्रंट एंड कहलाएगा। जितना भी कोड हमारा बैकएंड पे एग्जीक्यूट होगा जो बेसिकली यूजर को विजिबल नहीं होता है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा बैकएंड कहलाएगा। फ्रंट एंड में सबसे पहला पार्ट आता है HTML। HTML का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले करना है वो काम हमारा HTML का है। यानी कि जो भी कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जो भी आपको डेटा दिख रहा है, इमेज है या आपका नॉर्मल हेडिंग है या पैराग्राफ है, या जो भी डेटा पेज पर आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है? यूजिंग HTML। अब HTML जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले करना है, उसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग इफेक्ट नहीं आएंगे। अब किसी भी HTML के ऊपर डिजाइनिंग इफेक्ट अप्लाई करने तो यूज करेंगे CSS का।
अब HTML और CSS दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है मार्कअप लैंग्वेज, एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऑलरेडी जितनी बनी हुई चीजें हैं उनको हम एज इट इज वे में यूज कर सकते हैं, बट लॉजिकली चेंज नहीं कर सकते। जो आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जितनी भी इनबिल्ट फंक्शनलिटी है उनको यूज कर सकते हैं, एज वेल एज उसके डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। सो HTML CSS मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी इसके अंदर रूल्स या टैग बने हुए हैं उन रूल्स या टैग को हम एज इट इज वे में यूज कर सकते हैं, उनको लॉजिकली चेंज नहीं कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम किसी भी HTML या CSS के ऊपर अगर हमें कोई भी प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ECMAScript। बेसिकली जो कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर है वही चीज हमारी किसके अंदर है, ES6 के अंदर। बट इसके अंदर इन्होंने इसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करी है, लाइक कुछ इसके अंदर कीवर्ड ऐड करे हैं जो आपके जावास्क्रिप्ट को एडवांस बनाते हैं। TypeScript is also advanced part of JavaScript। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या जाता है, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास एक टाइपलेस लैंग्वेज है। लाइक यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ इस टाइप का डेटा स्टोर हो, अदर टाइप का डेटा स्टोर ना हो। jQuery हमारी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरली हम किसी भी HTML या CSS के ऊपर प्रोग्रामेटिकली इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जनरली हर एक पेज के ऊपर या हर एक वेबसाइट के अंदर आते हैं, लाइक जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, स्लाइडर हो गया, या कोई अदर इफेक्ट आ गया। तो वो कॉमन कोड जो जनरली हर जगह हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी उसका पहले से कोड बना के रखा हुआ है एक फाइल के अंदर, और उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गुड स्टेप क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारे पास एक UI डिजाइन के लिए यूज होता है। बेसिकली गुड स्टेप एक फ्रेमवर्क है, यानी कि जितने भी CSS है, जावास्क्रिप्ट है जो हम अपने आप लिख रहे हैं, उसके अंदर पूरा पूरा कोड ऑलरेडी उसके अंदर बना हुआ है। इसके अलावा जो भी हमारी वेबसाइट बनेगी वो पूरी पूरी क्या होगी, रेस्पॉन्सिव होगी, यानी कि उसको हम किसी भी साइज की मशीन पर रन करेंगे, कंटेंट उसके क्या हो जाएंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। एंड रिएक्ट एंड एंगुलर ये हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क है जो हमारी UI क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। लाइक कोई भी हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूजर इंटरफेस बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, रिएक्ट का या एंगुलर का। बैकएंड का जितना ही पार्ट होगा, यानी कि जो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा लेकिन हमें विजिबल नहीं होगा, वो बैकएंड में आता है। जैसे आपका ASP.NET है, PHP है, जावा है, Django है, या आपका नोड है। तो ये आपका जो बैकएंड का जितना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो कौन करेगा, हमारी बैकएंड लैंग्वेज। लाइक ASP.NET, अगर आप .NET पे काम कर रहे हो तो जो उसका बैकएंड लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, यूजिंग ASP.NET, और ASP.NET के अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी यूजिंग C# होगी। अगर आपको PHP में काम कर रहे हो तो बैकएंड PHP में लिखेंगे। जावा में काम कर रहे हो तो बैकएंड जावा में आ जाएगा, लाइक JSP है, सर्वलेट है, हाइबरनेट है, अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क है। अगर आप कोई एज ए बैकएंड पाइथन के अंदर लिखना है तो उसका प्रोग्रामिंग का जो फ्रेमवर्क आता है पाइथन का, वो Django आता है, जो किसी भी पाइथन के कोड को सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो आप किसका यूज करेंगे, नोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम किसी के थ्रू भी हम अपना बैकएंड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या बैकएंड को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना सब लोगों को? स्टूडेंट क्लियर है इतना, डाउट है किसी को? वंशिका, प्रिंसी, आयुषी, तोसीफ, स्टूडेंट वॉइस आ रही है आप लोगों को?
यस सर। ये बेटा क्लियर है सब लोगों को, डाउट है कुछ? हेलो सर। दोनों सर क्लियर है इतना? फ्रंट एंड और फ्रंट एंड और बैक एंड की जो जो आपने टेक्नोलॉजी बताई है, उसको किसी के भी हाँ साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, देखो बैकएंड की हमारी कोई भी एक टेक्नोलॉजी होगी, चाहे आप डॉटनेट का यूज करो, चाहे पीएचपी का यूज करो, चाहे जावा का यूज करो, चाहे जेंगो का यूज करो, ठीक है? या आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी अगर आपको करना है तो नोड के थ्रू भी हम बैकएंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका बैकएंड है वो डिपेंड करता है कि किसमें आप एक्सपर्टाइज हो या किसमें आपको कोड करना है, लेकिन जो फ्रंट एंड का कोड है वो सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन है। ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू सर। सो अब आप मुझे देखो, ये हमारी वर्कशॉप है 2 डेज की, तो इस वर्कशॉप में सारी चीजें 2 दिन में, इवन 4 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली आप सब लोग बीटेक कर रहे हो, आपको एचटीएमएल सीएसएस आता होगा, जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी। आइडिया है सब लोगों को एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का? यस सर। ओके। सो अगर हम डायरेक्टली फ्रंट एंड में रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं वर्कशॉप? यस सर। तो हम डायरेक्टली रिएक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, बूटस्ट्रैप का आइडिया होगा। जब बीच में हम रिएक्ट का कोड करेंगे तो मैं आपको स्टार्टिंग में कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, कैसे रिएक्ट वर्क करेगा, वो आपको मैं कैसे रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको गो थ्रू कराता जाऊंगा। तो अभी 2 मिनट रुको, फिर मैं रिएक्ट स्टार्ट करता हूँ।
है स्टूडेंट। सो बात स्टार्ट करते हैं रिएक्ट की। सो व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। कुछ जगह आपको फ्रेमवर्क की जगह यहाँ पे क्या लिखा होगा, लाइब्रेरी भी लिखा होगा। कहीं कहीं पे अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है जावास्क्रिप्ट एज ए लाइब्रेरी, कहीं कहीं पे लिखा होगा एज ए फ्रेमवर्क। अब मैं आपको एक्चुअली एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस बता देता हूँ, कि जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है सब लोगों को कि लाइब्रेरी क्या है और फ्रेमवर्क क्या है। बेसिकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों सेम चीजें हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि जो बैकएंड जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, यानी कि कोई भी कोड हम लिख रहे हैं जिसका कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े, ऑलरेडी उनका एक कोड बना के रख दिया, उस कोड को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक लाइब्रेरी होगी। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी, सी के अंदर हेडर फाइल होती है, जावा पढ़ी, जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं। तो इसी तरीके से कॉमन कोड है जो हमारा हर एक जगह यूज हो रहा है, उसका उन्होंने कॉमन फाइल बना के रख दी, उस फाइल को हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास लाइब्रेरी हो गई। बट उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर एक हेडर फाइल है stdio। अब stdio के अंदर एक फंक्शन है printf और scanf। आप हमेशा printf और scanf फंक्शन को यूज कर सकते हो, बट उसको लॉजिकली उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास एक तरीके से लाइब्रेरी हो गई। फ्रेमवर्क के अंदर भी क्या होता है कि ऑलरेडी जितनी भी इनबिल्ट चीजें वो फंक्शनलिटी है, वो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, आप उनको यूज भी कर सकते हो, आप उनको एज इट इज यूज भी कर सकते हो, और इवन अपने अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई यानी उसके कोड को चेंज कर सकते हो। तो वो हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। इनिशियली जो आपका रिएक्ट डेवलप हुआ था वो हमारा एज ए लाइब्रेरी था, क्योंकि इसको डेवलप करा था किसने, फेसबुक ने। आज भी फेसबुक का जो जितने भी आपका फेसबुक के पेजेस आ रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे पास एज ए रिएक्ट के अंदर आते हैं। अब जो आपका रिएक्ट है वो हमारे पास एज ए फ्रेमवर्क है, यानी कि पहले हमारे पास ये एज ए लाइब्रेरी था, यानी कि ऑलरेडी जितनी फंक्शन थे आप उनको एज इट इज में यूज कर सकते थे, लॉजिकली चेंज नहीं कर सकते थे। बट आज की डेट में इसको इतना एक्सटेंड कर दिया कि जो आपका रिएक्ट है वो क्या बन गया, एक फ्रेमवर्क बन गया। लाइक जितनी भी इनबिल्ट फंक्शनलिटी है उसको एज इट इज में आप यूज कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्रेमवर्क को आप चेंज कर सकते हैं। दैट इज यूज टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है, बेसिकली एक यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, यूआई, जहां से यूजर का इंटरेक्शन करता है, फॉर सिंगल पेज, फॉर सिंगल पेज। अब सिंगल पेज क्या होता है, मल्टीपल पेज क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होंगी, अब उन सारी इन्फॉर्मेशन के हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा कोड एक ही पेज पे ऐड कर देंगे। पूरे पूरे कोड को एक ही पेज पे ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम वही आएगी, तो पूरा डेटा जब आप किसी को भी कॉल करोगे पूरा डेटा डिस्प्ले होगा, पूरा पेज रिलोड होकर आएगा। सिंगल पेज का मतलब क्या है कि पेजेस तो हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन जिस पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे उतना ही डेटा रिलोड होकर आए, बाकी पूरा पेज रिलोड ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, लाइक मैंने यहाँ पे जाके लिखा रिएक्ट ट्यूटोरियल, रिएक्ट ट्यूटोरियल एंटर करेंगे तो ये बहुत सारी आपको साइट मिल जाएंगी। लाइक मैं W3C का लिंक खोलता हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को ओपन करा तो ये वेबसाइट रिलोड हो रही है, यानी कि पूरे पूरे पेज को क्या करेगी, रिलोड करेगी। एक बार ये वेबसाइट या पेज रिलोड हो जाएगा, और देन अगर आप जैसे किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर से क्या करेगा, पूरे पूरे पेज को रिलोड करेगा। किसी अदर लिंक पे क्लिक करोगे फिर से पेज को रिलोड करेगा, यानी कि जितनी बार भी जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे ये पूरा पूरा पेज क्या करेगा, रिलोड करेगा। अब एक दूसरी साइट में ओपन करता हूँ, रिएक्ट की एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट है react.org.in, यहाँ पे लिख देता है react.org। ये इसकी ऑफिशियल साइट होती है react.org। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो फर्स्ट टाइम जब मैंने पेज को रिफ्रेश करा तो ये लोड हुई। इसके बाद में जब किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा तो अब ये हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, सिर्फ उतना पोर्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। जब फर्स्ट टाइम पेज को रन करेंगे तो देखो ये लोड हो रहा है, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जब मैं अदर एक बार पेज लोड हो जाएगा और इसके बाद यूजर किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा तो देन हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन। इट मीन पेजेस तो अलग अलग होंगे, लेकिन जिस लिंक पे भी क्लिक करेंगे उस केस में हमारा पेज रिलोड नहीं होगा। जिसके ऊपर हमने क्लिक करा फिर उतना पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक के अंदर जाते हो, जब आप फर्स्ट टाइम फेसबुक को लॉगिन करके होम पेज पे आते हो तो पूरा पूरा पेज क्या होता है, रीलोड होता है। इसके बाद आप सारी की सारी पोस्ट को डिस्प्ले कर देगा, नीचे एक्सप्लोर होती रहेंगी। अब आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो पेज रिलोड नहीं होता, फिर उतने पोर्शन में क्या करता है वो अपडेट करता है। तो वो क्या है, हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि जितने पोर्शन को एग्जीक्यूट करोगे उतने पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी का पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर इतना स्टूडेंट्स? क्लियर है इतना या डाउट है किसी को कुछ? क्लियर है सर। Okay, so now, so React एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इसको लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, लाइक जब भी हम किसी पेज को कॉल करें तो पेज हमारा रिलोड ना हो, सिर्फ उतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो, बाकी का पोर्शन एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्ट का। रिएक्ट वाज कंट्रोल्ड बाय फेसबुक। ठीक है, फेसबुक क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, यानी कि मैनेज करता है, जितनी भी इसकी डिपेंडेंसीज है ये पूरी फेसबुक की है। इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, अगर एप्लीकेशन की बात करें, जो आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, आपका जो रिएक्ट है, ठीक है, आपका जो यूट्यूब है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट, ये किसकी एप्लीकेशन है, रिएक्ट। यानी कि इनका जितना भी यूआई बना हुआ है वो किसके अंदर बना हुआ है, रिएक्ट के अंदर। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप जब क्लिक करते हो, जब लाइक यूट्यूब के अंदर वीडियो प्ले हो रही है, आपके वहां पे ऑप्शन आते हैं, कमेंट आता है, लाइक आता है, तो आप या अनलाइक या डिसलाइक आता है, तो जब उसके ऊपर आप ये एक्शन करोगे तो हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, जो आपकी वीडियो है वो स्मूथली चलती रहेगी और बाकी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो जाएंगे। सेम आपका फेसबुक है, सेम आपका इंस्टाग्राम है। अगर ये रिएक्ट के अंदर नहीं बनता तो लाइक अगर मैं कोई भी एक्शन करता हूँ तो वो पूरे पूरे पेज को क्या करता है, रीलोड करता। तो यहाँ पे जितने पोर्शन पे यूजर कॉल करेगा उतना ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी का एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ रिएक्ट। हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट, हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट। अब देखो रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, यानी कि इसका जितना भी कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। अभी जनरली क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट का जब भी कोई कोड करते हैं उसको रन करने के लिए ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर पे जाके उसका आउटपुट शो होता है। अगर कोई एरर आती है तो हम उसको कहाँ पे जाके देखते हैं, ब्राउजर की व्यू का जो आपका व्यू सोर्स है वहां पे जाते हैं, और वहां पे आपका जो एरर वाला पार्ट है उसकी एरर को वहां पे शो करता है। बेसिकली जो आपका ब्राउजर है वो क्या कर रहा है, हमारे कोड को कंपाइल कर रहा है। अब क्योंकि रिएक्ट हमारा एक फ्रेमवर्क है, किसका, जावास्क्रिप्ट का। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि इसमें सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर कोड होता है जो किसको फॉलो करता है, एमवीसी को, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर को। यहाँ पे जो होता है वो एमवीसी जो होता है, यहाँ पे एमवीटी होता है, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक है, मॉडल के अंदर क्या होगा, जो हमारा बैकएंड का पार्ट होगा वो एज ए मॉडल होगा, व्यू जहां से यूजर इंटरेक्शन करेगा वो हमारा व्यू वाला पार्ट होगा, और टेम्पलेट क्या होता है, बेसिकली जनरली जब हम एचटीएमएल के अंदर काम करते हैं, सीएसएस या आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं, तो जितने भी आपका एचटीएमएल है वो एचटीएमएल फाइल के अंदर आता है, जितने भी आपका जावास्क्रिप्ट है वो आपका स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आता है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइल बनेगी। अब स्क्रिप्ट फाइल के अंदर अगर हमें कुछ एचटीएमएल लिखना होता है तो हम किसमें लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट बने हुए हैं। टेम्पलेट का मतलब वो बोल रहा है कि जो आपका स्क्रिप्ट है उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपका एचटीएमएल है उसको आपको डॉक्यूमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है उसको आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में लिखो, जो आपका एचटीएमएल है वो आप डायरेक्टली एचटीएमएल में लिखो, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये एचटीएमएल है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट का यूज करेंगे, और वो टेम्पलेट यहाँ पे कहलाता है जेएसएक्स कहलाता है। तो ये हमेशा किसको फॉलो करता है, एमवीटी को। इट्स मीन जब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होगी तो उसके अंदर मल्टीपल, एक टाइम पे मल्टीपल फाइल क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जबकि अभी तक हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे कंपाइल हो रहा है, ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर पे एक टाइम पे एक ही फाइल क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मल्टीपल फाइल एट ए टाइम पे क्या होंगी, हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो ब्राउजर उन मल्टीपल फाइल को एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्चुअल डोम चाहिए, यानी कि आउटपुट ब्राउजर पे आने से पहले हमारी मल्टीपल फाइल के कोड को क्या कर ले, वो कंपाइल कर ले और चेक कर ले कि जो हमने कोड लिखा है वो सिंथेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे नोड का।
नोड बेसिकली हमारी लोकल मशीन के अंदर एक एनवायरनमेंट सेटअप करेगा जिसमें हम किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करने से पहले, यानी कि ब्राउजर को आउटपुट पे भेजने से पहले ही वो कोड को कंपाइल कर लेगा, सिंथेटिकली चेक कर लेगा कि वो कोड हमारा करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नोड का। नोड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी मशीन के अंदर नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, लाइक स्टार्ट पे और सर्च करेंगे CMD। CMD जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके हम टाइप करेंगे नोड, यहाँ पे जाके लिखेंगे नोड। नोड लिखने के बाद मैंने एंटर करा और इस तरीके का आपका प्रॉम्प्ट आ गया, तो इसका मतलब नोड आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। लेकिन नोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, नोड एंटर करने के बाद लाइक आपको कुछ इस तरीके से आता है, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो इट्स मीन आपकी मशीन के अंदर नोड इंस्टॉल नहीं है। मेरी मशीन पे नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे उसके वर्जन को चेक करना है, तो क्या लिखूंगा, नोड -v। अगर नोड इंस्टॉल होगा तो उसका करंट वर्जन दिखा देगा कि कौन सा वर्जन मेरी मशीन के अंदर इंस्टॉल है। अब आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल पे जाओ, ब्राउजर पे जाओ और टाइप करो डाउनलोड नोड, डाउनलोड नोड। अब एंटर करेंगे तो इसकी पहला लिंक आ जाएगा node.org। ये इसकी ऑफिशियल साइट होती है। इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के लिंक देगा। ये लिंक दे रहा है 3 के लिए, विंडोज के लिए दे रहा है, मैक के लिए दे रहा है और सोर्स कोड। सोर्स कोड किसके लिए होता है, लिनक्स के लिए होता है। अब हम विंडो मशीन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ MB का सॉफ्टवेयर है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको क्या कर लोगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। एक बार ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा और जब आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल पे जाके नोड लिखोगे या नोड का वर्जन लिखोगे तो आपकी मशीन के अंदर यहाँ पे शो कर देगा कि आपका करंटली नोड का वर्जन ये है। देन अब आपकी मशीन के अंदर नोड इंस्टॉल हो गया। नोड का काम क्या है, नोड का काम बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, क्योंकि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जितना भी कोड है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड जनरली एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, जाके ब्राउजर पे, लेकिन वहां पे सिंगल सिंगल फाइल को हम रन करते हैं। हम फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो फाइल तो आउटपुट तो हमारा एक ही आएगा, लेकिन वो आउटपुट फाइल मल्टीपल फाइल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो मल्टीपल फाइल एट ए टाइम पे क्या होंगी, कंपाइल होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ब्राउजर उसको ऐसा नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल डोम यानी कि वर्चुअल ब्राउजर हमारी मशीन के अंदर इंस्टॉल होगा, जो हमारी मशीन को आउटपुट को सेंड करने से पहले ही लोकल मशीन पे कंपाइल कर लेगी कोड हमारा सिंथेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो वो काम हमारा यहाँ पे करेगा नोड। अब नोड जस्ट एक एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें अपनी लोकल मशीन के अंदर जावास्क्रिप्ट को कोड को कंपाइल कर सके या मैनेज कर सके। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज के या जावास्क्रिप्ट की हम किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे तो वो डिपेंडेंसी हमें अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, अपनी लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइक रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ तो रिएक्ट का इंस्टॉल करूंगा, एंगुलर पे काम कर रहा हूँ तो एंगुलर का यूज करूंगा। अगर मुझे कोई HTTP का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, EGS का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको अपनी मशीन के अंदर हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए नोड के अंदर हमारे पास दो डिपेंडेंसीज आती है, npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, और एक होता है npx, और ये होता है नोड पैकेज एक्सटेंशन। एक npm होता है और एक होता है हमारा npx। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर और npx का मतलब होता है नोड पैकेज एक्सटेंशन। दोनों का काम सेम होता है। ये क्या करती है, जो भी एडिशनल फंक्शनलिटी जो नोड के अंदर हमारी किसी भी जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन को रन करने में रिक्वायर्ड होती है, उनको हमारी लोकल मशीन के अंदर सेटअप करता है। लाइक मुझे रिएक्ट के ऊपर काम करना है, रिएक्ट रिडक्स के ऊपर काम करना है, मुझे इसके अंदर HTTP का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंगुलर के ऊपर काम करना, तो वो सारी चीजें तो ऑलरेडी पहले से बनी होंगी, लेकिन उसको हमें अपनी लोकल मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर करना होगा नोड के साथ। तो उसके लिए या तो npm करेगा या npx करेगा। जब हम नोड को इंस्टॉल करेंगे तो ये दोनों डिपेंडेंसीज npm भी और npx भी हमारी मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। तो अगर नोड इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन के अंदर और आप यहाँ पे जाके लिखोगे npm और एंटर करोगे तो ये हमारे पास npm की एक सेट ऑफ कमांड प्रोवाइड करता है। अगर आप npx लिखोगे तो npx के अंदर भी क्या आ जाएंगी, सेट ऑफ कमांड। यानी कि दोनों कमांड का काम सेम है। जो भी एडिशनल फंक्शनलिटी नोड की हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने में हमारी रिक्वायर्ड होंगी, उनको हमारी लोकल मशीन के अंदर वर्क इंस्टॉल करेगा। npm भी वही काम करेगा, npx भी वही काम करेगा। डिफरेंस क्या है कि जो आपका npm है वो किसी भी फंक्शनलिटी को हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परमानेंट इंस्टॉल कर देगा।
जो आपका npx है वो उसको परमानेंट इंस्टॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेगा, अदर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेगा। तो लाइक जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको हम परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे यूजिंग npm के थ्रू। जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, npx के थ्रू। क्योंकि अगर npm के थ्रू कोई प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, फिर सेम नाम का प्रोजेक्ट किसी भी लोकेशन पे उस मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, npx के थ्रू। तो जब हम नोड को इंस्टॉल करेंगे npm भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपका npx भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट को, तो हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट, कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट। अब जब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको हिट करेंगे, मैंने कहा npm इंस्टॉल एंड रिएक्ट, एंटर करेंगे तो जो आपका रिएक्ट है वो आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा, 1-2 सेकंड का, और ये डायरेक्टली क्या कर देगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। अब हमारा रिएक्ट हमारी मशीन के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे बी ड्राइव के अंदर, बी ड्राइव, यहाँ पे जाके लिखा मैंने वर्कशॉप 2 के अंदर वर्कशॉप, वर्कशॉप। तो ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पे भी आपको डेटा सेव करना है उस लोकेशन पे जाएंगे, और देन यहाँ पे जाके मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन रिएक्ट, इन रिएक्ट। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे हम npm -react-f, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन का नाम, जो भी आपका नाम। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे। देखो अभी आप देखोगे ये वर्कशॉप वाला जो फोल्डर मैंने बनाया है ई ड्राइव के अंदर, वर्कशॉप, अभी ये फोल्डर क्या है, यहाँ पे हमारा एम्प्टी है, कोई फाइल नहीं है। लेकिन जब इस कमांड को हिट करूंगा, थोड़ा टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में, तो मैंने कहा npm इंस्टॉल npx क्रिएट -react-f, एक का नाम फर्स्ट है। और जब रन करेंगे इसको तो ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा आपकी मशीन की स्पीड पे और इंटरनेट की स्पीड पे। अगर आपकी मशीन ठीक है, इंटरनेट भी आपका सही स्पीड में आ रहा है, तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आपकी मशीन स्लो है, नेट भी स्लो है, तो मे भी हो सकता है आपको 20-30 मिनट ले ले। तो एक बार इसको इंस्टॉल होने दो, इसके बाद इसको कंटिन्यू करो। आप लोग भी कमांड को हिट करके इंस्टॉल करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट इतना, स्टूडेंट क्लियर है इतना, या डाउट है किसी को? क्लियर है सर। वंशिका वंशिका, प्रिंसी, आयुषी, एक बार इंस्टॉल होने दो, थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। इसके बाद आगे प्रोजेक्ट पे ऊपर कंटिन्यू करते हैं।
सर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हेलो। हेलो सर। ओके, देखो अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे दिखा दिया उसने कि npm start the development server, bundle the app into the static file और production, start the test run और ये कमांड बता रहा है कि इसको रन करने के लिए कमांड लिखेंगे npm start। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि इस कमांड को रन करने से पहले जो हमारा फोल्डर था वो बिल्कुल एम्प्टी था। जब मैं इसको ओपन करूंगा, देखो अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन के आ गया फर्स्ट नाम से। ये फर्स्ट नाम क्या था हमारा, उस फोल्डर का बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का नाम था जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा है। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारा, फर्स्ट है। अब जब इस फर्स्ट फोल्डर को आप ओपन करोगे तो आप इसके अंदर देखोगे इसमें आपको अगेन नंबर ऑफ फाइल मिलेगी। एक फाइल मिलेगी नोड मॉड्यूल। बेसिकली जब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा था तो जो इसमें टाइम लग रहा था वो इस नोड मॉड्यूल की वजह से लग रहा था। यानी कि जितनी भी रिएक्ट को रन करने की जितनी भी डिपेंडेंसीज है ये उसको डाउनलोड कर रहा था और ये डाउनलोड करने के बाद उसने पूरा फोल्डर क्रिएट कर दिया था। ये टोटल हमारे पास फोल्डर था, ये सारी फाइलें इसके अंदर बन के आई है, इसीलिए उसको टाइम ले रहा था इसको इतना ज्यादा। इसके अंदर फोल्डर बन के आएंगे, एक पब्लिक बन के आएगा, एक आपका एसआरसी बन के आएगा। जितना भी हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा वो कहाँ पे होगा, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर होगा। इसके अंदर एक फाइल है index.html। जितने भी हमारे पास पेजेस बनेंगे वो रेंडर कहाँ पे होंगे, इस फाइल के अंदर होंगे। जितना भी हमारा अपना लॉजिक आएगा, हमारा कोड आएगा, वो कहाँ पाएगा, एसआरसी के अंदर आएगा। इस एसआरसी के अंदर भी आपको नंबर ऑफ फाइल मिलेंगी। जैसे एक फाइल है आपकी app.css, यानी कि जितनी भी आपकी css वगैरह आएगी वो css के अंदर आएगी। ये app.js ये हमारी मेन फाइल होती है, यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट रन होगी वो सबसे पहले कहाँ पे आएंगी, ऐप के अंदर आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर इंडेक्स फाइल है, रिपोर्ट वेब विटास फाइल है जो हमारी एरर को रिपोर्ट करती है। अलग अलग टाइप की इसके अंदर फाइल्स है। तो सबसे पहले इसके कोड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन सी फाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो इस फोल्डर को पूरे को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो हमारा वर्कशॉप फोल्डर है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है फर्स्ट। सेलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये पूरा फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। ये आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर आ गया, इसमें तो हमें कुछ काम नहीं करना। पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल है index.html। जो भी हमारा आउटपुट आता है वो इस फाइल के अंदर आता है और किस लोकेशन पे आएगा, इस डिवीजन के अंदर। कैसे आएगा वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। इवन जितना भी एक्सटर्नल डेटा है, लाइक इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको भी हम कहाँ पे रखेंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। जो भी हमारा मेन कोड रन होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा इस एसआरसी के अंदर आएगा जो भी हमारा कोड होगा। तो इस कौन सी फाइल पहले रन हो रही है, कौन सी फाइल का लिंक कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको समझने के लिए पहले मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्मिनल का, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। इसके अंदर पूरा पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके कमांड टाइप करेंगे npm start, एंटर करेंगे। देखो जब हमने इसको रन करा तो ये हमारा आउटपुट आएगा। इसके अंदर ये दो एड्रेस आए होंगे यहाँ पे। एक है लोकल, ये जो लोकल एड्रेस आ रहा है ये हमारे ब्राउजर पे रन करने के लिए।
लाइक आप इसके यूआरएल को कॉपी करोगे और ब्राउजर पे पेस्ट करोगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा रिएक्ट। दूसरा एक एड्रेस और आ रहा है इसके अंदर, ये आ रहा है ऑन योर नेटवर्क। लाइक ये जो आउटपुट आपके ब्राउजर पे आ रहा है, अगर इसी आउटपुट को आपको कहाँ पे शो करना है, आपको अपने मोबाइल फोन पे देखना है, तो ये जो यूआरएल आ रहा है जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इस यूआरएल को अपने फोन के अंदर टाइप कर दो ब्राउजर पे जाके, तो ये आउटपुट सेम जो आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वही आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट आपके मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ये तभी डिस्प्ले होगा अगर ये यूआरएल ब्राउजर पे जाके टाइप करते हो तो जो आपका लैपटॉप है जिसके अंदर आपका नेटवर्क आ रहा है, जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट बनना है, अगर उसका जो नेटवर्क है, जो उसका इंटरनेट है, लैपटॉप भी आपका सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए और जो आपका फोन है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अगर दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका फोन पे डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज फोन पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों सेम उसके अंदर होनी चाहिए। तो अभी आउटपुट आया, अभी आउटपुट हमारा कैसे आया, हमने तो किसी फाइल का नाम लिखा नहीं था, हमने जस्ट एक कमांड टाइप करी npm स्टार्ट। तो जब हमने प्रोग्राम को रन करा था तो सबसे पहले हमने जब ये कमांड हिट करी तो वो यहाँ पे गया होगा इसकी index.js फाइल पे, ये इसकी मेन फाइल होती है। जब index.js फाइल को उसने कॉल करा होगा तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रखा है रिएक्ट डोम, ये हमारा वर्चुअल डोम है जो हमारी लोकल मशीन पे आउटपुट भेजने से पहले हमारी मशीन के अंदर कोड को कंपाइल करेगा। index.css ये फाइल बनी हुई है, इसको इंपोर्ट करा दिया, यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया ऐप क्या है हमारी ये फाइल है app.js, जिसके अंदर हमारा मेन आउटपुट आ रहा है, उसको यहाँ पे क्या करा दिया इन्होंने, इंपोर्ट करा दिया। फिर यहाँ पे इंपोर्ट करा है रिपोर्ट वेब विटाल्स, ये बेसिकली हमारे पास एक फाइल होती है, जितनी भी आपकी एरर आती है रिएक्ट की, उन एरर को रिपोर्ट जो करता है वो कौन करता है, रिपोर्ट वेब विटाल्स लाइब्रेरीज करती है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, तो ऑब्वियसली बात है जितना भी आउटपुट है इसी पेज के ऊपर आएगा, और कौन सी डिवीजन के अंदर आएगा, इस डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हमने, कॉन्स्टेंट रूट एक वेरिएबल लिया, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, रिएक्ट डोम के थ्रू हम रूट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब रिएक्ट डोम डॉट रूट क्या करेगा, इसकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे जाएगा। ठीक है, रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, क्रिएट रूट, यानी जो फाइंड आउट करेगा रूट फाइल। रूट फाइल कौन सी, हमारी index.html, जहाँ पे आउटपुट आएगा। यहाँ से ढूंढेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है आईडी के बिहाफ पे। आईडी किसकी दी हमने यहाँ पे, रूट, तो ये index.html के अंदर जाएगा, एक ऐसी लोकेशन ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या होगी, रूट होगी। तो आईडी रूट किसकी है, हमारी इसकी, और इस डिवीजन के अंदर हमारा डेटा क्या होगा, प्लेस होगा। वो डेटा कहाँ पे आ गया, इस रूट वेरिएबल के अंदर। अब जो भी आउटपुट आएगा वो इस रूट के अंदर क्या होगा, रेंडर होगा, यानी कि हम अभी जैसे हमने index.html प्रोजेक्ट को रन करा तो index.js फाइल कॉल होगी। अब index.js फाइल क्या करेगी, रेंडर करेगी, यानी कहाँ पे जाएगी, मैंने कहा ऐप कंपोनेंट के ऊपर। तो ऐप क्या है हमारी पास, ये फाइल थी, जेएस फाइल थी, कंपोनेंट थी, इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक करा दिया। कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर आप पेज बनाते हो, एचटीएमएल पेज बनाते हो, जावास्क्रिप्ट के पेजेस बनाते हो, यहाँ पे जो पेजेस होंगे जावास्क्रिप्ट के वो क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो उसने इसको रेंडर कहाँ पे करा, ऐप के ऊपर, और ये ऐप हमारे पास ये फाइल है ऐप.js, ये भी पहले से बनी फाइल आती है इसके अंदर, और ये हमारी मेन कंपोनेंट होती है जो सारी की सारी कंपोनेंट को मैनेज करती है। यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया लोगो को, लोगो हमारे पास एक इमेज फाइल है जो ये हमारे पास इस एसआरसी फोल्डर के अंदर है। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया सीएसएस फाइल को। देन यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की जो होगा वो हमारी कंपोनेंट के नाम से होगा। अब ये जो है हमारा वो रिटर्न क्या करता है, देखो ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पूरा पूरा एचटीएमएल लिख रहे हैं, डिवीजन है, हेडर है, इमेज है। जबकि आपका कोई जेएस फाइल के अंदर आप डायरेक्टली एचटीएमएल नहीं लिख सकते, उसको हमें किसके अंदर लिखना पड़ेगा,
या तो हम उसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, या किसमें लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिएक्ट है वो एक टेम्पलेट इंजन को फॉलो करता है, और टेम्पलेट इंजन इसका कौन सा होता है, जेएसएक्स होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन बना दिया रिटर्न। एक्चुअली एक फंक्शन है रिटर्न, वो रिटर्न अलाउड कर रहा है कि जो भी आपका एचटीएमएल है वो आप इस फंक्शन के अंदर लिख दो। जितने भी एचटीएमएल है पूरा एचटीएमएल एज इट इज इस फंक्शन के अंदर लिख दो, वो उसको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है जो हमारा इस रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है। रिटर्न में लिखा हुआ है ड्यू क्लास नेम। जब भी हमें सीएसएस के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्लास नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास नहीं लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक जेएसएक्स है। अगर यहाँ पे लिखेंगे क्लास, तो क्लास कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, क्लास एक कीवर्ड होता है जो क्लास बनाता है। यहाँ पे हमें उस क्लास का यूज नहीं करना, हमें सीएसएस का यूज करना है। तो सीएसएस के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास नेम। क्लास का नाम क्या हो गया, हमारा ऐप। अब ये ऐप कहाँ से आएगी, देखो यहाँ पे हमने ऐप डॉट सीएसएस इंपोर्ट कर रखी है। अब इस ऐप डॉट सीएसएस के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी, ऐप क्लास सीएसएस की। तो ये इसके ऊपर अप्लाई कर दी। यहाँ पे हमने लिखा हेडर क्लास नेम, ये क्या हो जाएगा, ऐप हेडर। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऐप हेडर, ये क्लास है जिसके ऊपर ये स्टाइल लिखे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने कहा एक इमेज लगा दी, IMG लोगो। लोगो कहाँ पे, ये हमारे पास इमेज है लोगो डॉट एसवीजी, जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया। कहाँ पे इंपोर्ट कराया है, लोगो वेरिएबल के अंदर। तो ये लोगो क्या है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा मैंने लोगो, उसके लिए मैंने क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ये तो हम एचटीएमएल में काम कर रहे हैं। तो ये और लोगो क्या है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो जब भी हमें कोई एचटीएमएल के अंदर या एक रिटर्न फंक्शन के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड या वेरिएबल चाहिए होगा, उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और इसके ऊपर भी एक क्लास अप्लाई कर दी, ऐप लोगो। तो इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है, ऐप लोगो। आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास आ गई ऐप लोगो, जिसको ये क्या कर रहा है, एनिमेट कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, और ये जो आउटपुट है वो हमारा यहाँ पे शो हो। क्लियर इतना स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है यस या कोई सर। डाउट है किसी को? यस सर, क्लियर। बाकी स्टूडेंट, वंशिका, आयुषी, प्रिंसी, इप्सा। Yes, sir. Clear. ओके, ठीक है। सो अब जो भी हमें इसके अंदर चेंजेस करना है, लाइक मैंने कहा ये जो लोगो आ रहा है ना, ये लोगो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से लोगो को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये जो इमेज टैग हटा दो यहाँ से, जो भी अपना कोड करना है। अब रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको यहाँ पे लोगो नहीं मिलेगा जब पेज को रिफ्रेश करें। मैंने कहा मुझे लाइन भी नहीं चाहिए, तो ये भी हटा दो। तो जस्ट अब हमारे पास क्या मिलेगा, एक हेडर मिलेगा, यानी कि ये पेज आएगा। और ये जो कलर आ रहा है ना इसका, व्हाइट लाइक ग्रे टाइप का, तो वो किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लास लगा रखी है ऐप हेडर, और ये हेडर क्लास के अंदर आप देखोगे कलर दिया हुआ है, ये कलर दिया हुआ है। मैंने कहा इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना कोड करना है, तो यहाँ पे इसको सबको हटा दिया। अब रन करेंगे तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गई, एक रेड लाइन आ गई, क्योंकि रिटर्न एक फंक्शन है, ये जैसे एक टेम्पलेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने एक डिवीजन लगा दिया, और यहाँ पे जाके लिख दिया, मैंने कहा सेंटर H1 वेलकम टू रिएक्ट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे जाके एक HR लगा दिया, HR। यहाँ पे जितने भी टैग हैं वो ओपन क्लोज है होने चाहिए। एचटीएमएल में क्या होता है, कोई टैग ओपन कर देते हैं, क्लोज नहीं करेंगे तब भी प्रोग्राम रन होगा, यानी कि आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होगा, बट आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा बट प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे वो क्योंकि वो अलाउड कर रहा है कि आपने कोई टैग ओपन करा है तो क्लोज करना मैंडेटरी। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो एरर दिखा देगा। लाइक ये HR है, ये मैं क्लोज नहीं करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, क्योंकि जेएसएक्स है, ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट में। तो कोई टैग ओपन है तो उसको मैप करेगा, वो शुड भी क्लोज होना चाहिए। अब मैं रन करूंगा तो सिंपल हमारे पास लिखा आ जाएगा, वेलकम टू रिएक्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अब हमें पहले कुछ मुझे कुछ सीएसएस अप्लाई करनी है। अब सीएसएस क्या होती है, तीन टाइप की होती है, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। इनलाइन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होती है, जिसके ऊपर हम लिखते हैं उसी पे अप्लाई होती है, बाकी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इंटरनल पूरी पूरी फाइल के लिए होती है, एक्सटर्नल किसके लिए होती है, मल्टीपल फाइल के लिए। इनलाइन जो सीएसएस होती है हम कहाँ पे लिखते हैं, एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। इंटरनल कहाँ पे आती है, हेड के अंदर आती है।
और एक्सटर्नल अलग से फाइल के अंदर आती है। तो या तो यहाँ पे हम इनलाइन CSS लगा सकते हैं या हम क्या बना सकते हैं एक्सटर्नल। इसके अंदर इंटरनल CSS नहीं लगा सकते क्योंकि इंटरनल CSS कहाँ पे आती है, हेड के अंदर आती है, और हेड किसके अंदर आता है, HTML फाइल के अंदर। जबकि ये फाइल क्या है, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये हमारी HTML फाइल नहीं है। तो अब मैं पहले इसके अंदर लगा रहा हूँ इनलाइन स्टाइल, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल में जाके मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड, जो भी आपको देना है मैंने कहा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड दे दिया मैंने यहाँ पे लाइक ऑरेंज। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिखा यहाँ पे कलर, कलर क्या लिख दिया रेड, और तीसरी प्रॉपर्टी के लिए जाके लिख दिया मैंने फॉन्ट साइज, और कितना कर दिया 50 पिक्सल। 3 प्रॉपर्टी में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे मैं सेव करके इसको रन करूंगा तो अब यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, कह रहा है स्टाइल क्रॉप एक्सट्रैक्ट या मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू नॉट ए स्ट्रिंग, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम स्ट्रिंग में पास नहीं करा सकते। यहाँ पे जो डेटा पास होगा वो हमारा किसमें पास होगा, स्क्रिप्ट के अंदर पास होगा, क्योंकि हम ये नॉर्मल HTML में काम नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरा HTML किसमें लिख रहे हैं, रिटर्न फंक्शन के अंदर। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि हमारी CSS है। तो जितनी भी CSS लिखेंगे इनलाइन, उसके लिए क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। यानी कि कर्ली ब्रेसेस क्या करेगा, जो भी स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट में। अब चूंकि मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगी तो प्रॉपर्टी किसमें जाएंगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगेन क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। क्या लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की वैल्यू कॉलन लगाएंगे, और जो भी वैल्यू आपको देनी है, ये जो आपकी स्टाइल लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, की और वैल्यू, तो की में क्या आ जाएगा प्रॉपर्टी, और वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू है। तो वैल्यू में मैंने बैकग्राउंड दे दिया इसका, लाइक मैंने कहा ऑरेंज, कोमा। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए फिर से मैंने दूसरी लगाई कलर, और कलर को मैंने क्या लिख दिया, रेड। देन मैंने कहा फॉन्ट साइज, कितना कर दिया, लाइक 50 पिक्सल। अब मैं रन करूंगा तो ये स्टाइल हमारी फाइल के ऊपर अप्लाई। ये तो हमारी इनलाइन स्टाइल हो गई। अगर मैं चाहता हूँ इंटरनल हो, सॉरी एक्सटर्नल हो, तो इसको तो मैं कर लेता हूँ कॉपी पहले। अभी जो स्टाइल है ना, ये लाइन, इसको मुझे कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए देखो फाइल क्या है, हमारी जेएस फाइल है। जेएस फाइल में कमेंट के लिए डबल स्लैश या स्लैश एस्ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा कोड किसमें लिखा हुआ है, HTML में। HTML में कमेंट करने के लिए क्या लगाते हैं, ये साइन, और 2 बार क्या लगाते हैं, कॉमा। लेकिन अभी भी कमेंट नहीं हुआ क्योंकि ना तो हमारा जेएस है ना ही HTML है, ये तो हम एक रिटर्न फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ना। तो इस रिटर्न फंक्शन के अंदर जो भी आपको करना होगा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब ये कर्ली ब्रेसेस किसमें कन्वर्ट कर देगा, पूरी लाइन को जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगी तो क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं। जहां तक कमेंट करना है वहां पे जाके कमेंट को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। नाउ अब मुझे इसके अंदर ये एक्सटर्नल CSS बनानी है, तो ये CSS मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये CSS मैंने यहाँ से हटा दी। अब मैं जाऊंगा app.css, ये फाइल बनी हुई है CSS की, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके लिख दिया मैंने .myst, और इस myst के अंदर मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड दे दिया मैंने लाइक इसका समथिंग ये कर दिया। इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया लाइक वाइट, और मैंने कहा जो फॉन्ट का साइज है वो मैंने कर दिया लाइक 50 पिक्सल। अब रन करेंगे तो हेडिंग तो आएगा बट कोई स्टाइल नहीं आया, क्योंकि हमने क्लास तो बना दिया app.css, लेकिन इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल टू क्या लिख देंगे, myst, जो भी हमने क्लास बनाई है। तो अभी उस क्लास में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इवन अगर आपको कोई बूट स्टेप लिंक करनी है, तो देखो बूट स्टेप के अंदर क्या आती है हमारे पास, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल आती है, जो लिंक कहाँ पे होती है, हेड सेक्शन के अंदर। बट यहाँ पे तो कहीं हमारा हेड है ही नहीं, तो इसको करने के लिए लाइक मैंने अभी नॉर्मल एक हेडिंग लिखा। अब यहाँ पे इस क्लास का नाम भी हटा देता हूँ। रन करेंगे, कोई स्टाइल नहीं आएगा। अब इसके ऊपर बूट स्टेप में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे गेट बूट स्टेप। जो भी वर्जन आपको चाहिए वो वर्जन ले लो, मेरे का 1.3 चाहिए। यहाँ पे लिंक आ जाएंगे CSS के और जावास्क्रिप्ट के, तो CSS के लिंक को कॉपी कर लो। अब इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस फाइल के अंदर तो कर नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी हमारी एक्सटर्नल CSS या जावास्क्रिप्ट के लिंक आते हैं वो हेड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हमारी कोई भी हेड सेक्शन नहीं है। लेकिन इन सारी की सारी कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो कहाँ पे रेंडर हो रहा है, index.html फाइल के अंदर। तो जो इसकी index.html फाइल है उसके अंदर जाके क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, जिसको जो हमने कॉपी करा है लिंक बूट स्टेप का,
पहले बूटस्ट्रैप के लिंक को कॉपी करेंगे CSS के, कहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट की जो index.html फाइल है उसका जो हेड सेक्शन है वहां पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही मुझे इसको लिंक करना है जावास्क्रिप्ट को, तो ये बंडल वाला जो पोर्शन है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब जैसे सेव करके रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये हेडिंग ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बूटस्ट्रैप लिंक हो गई, जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसके डायरेक्टली इफेक्ट इसके अंदर क्या होते रहेंगे, अप्लाई होते। अगर हमें कोई भी अपना एक्सटर्नल डेटा लाइक इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको बूटस्ट्रैप से लिंक करना है तो उसको कहाँ पे कॉपी करेंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर लिखोगे तो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। इवन जो आपका SRC फोल्डर है उसके अंदर भी आप सेव कर सकते हो। लेकिन SRC फोल्डर के अंदर आप उसको लगाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि फाइनली index.html में इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली हमारी कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो कहाँ पे जा रहा है, index.html पे, और index.htmल कहाँ पे, पब्लिक फोल्डर के अंदर है, तो वहां पे वो डायरेक्टली उसको फाइल मिल जाएगी। तो मैं पहले कुछ फाइल यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कुछ फाइल पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यही फाइल कॉपी कर ली और उसको कॉपी कर देंगे अपने index.html पब्लिक फोल्डर के अंदर। फाइल का मैंने नाम चेंज कर दिया, लाइक मैंने कहा F2, फाइल का नाम दे दिया 1। अब इस फाइल को एक्सेस करना अपने पेज के अंदर, तो f.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके लिख देंगे img src 1.jpg। हाइट दे दी मैंने इसकी लाइक 500, इसकी विड्थ दे दी लाइक 500। सेव करके रखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट में हमारी एक इमेज भी डिस्प्ले होगी। क्लियर। तो कैसे इसको बूटस्ट्रैप को लिंक करना है, कैसे CSS को लिंक करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लाइक उसका रूट स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे बेसिकली कौन सी फाइल से कहाँ पे रूट जाएगा, कैसे इसको कॉल करेंगे, इतना क्लियर है सब लोगों को? यस सर। सो अब देखो, अभी तो हमने जितना भी कोड करा वो हमारा क्या था, पूरा एक HTML कोड था, पूरा HTML है। अब मान लिया मुझे इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है, कुछ जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी ये इमेज को मैं कमेंट में डाल देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो आपका कहाँ पे होगा, इसके अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल लिया s इक्वल्स टू, और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नेम ड्रीम टाइप। अब मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा यहाँ पे S3 मैंने यहाँ पे लिखा S3 नेम ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू, इसके अंदर है S के अंदर। अब रन करेंगे तो ये जो S वेरिएबल है ये एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा S। जबकि S के अंदर तो हमने कंपनी का नाम स्टोर कराया था, दैट इज इंसिनो प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उसने उसको एज ए इंसिनो प्राइवेट लिमिटेड प्रिंट नहीं करा, उसने जस्ट क्या लिया, उसको एज ए मैसेज लिया। क्योंकि वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये आपका S वेरिएबल है, भाई S तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है ना। तो कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करेंगे या कोई भी जावास्क्रिप्ट का डेटा जो डिफाइन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, हम ऐप के अंदर रिटर्न से पहले करेंगे। और कोई भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को अगर हमें यूज करना है अपने फंक्शन के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, तो किसमें लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस किसमें कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट में। तो इट मीन अब वो उस वेरिएबल को कहाँ पे ढूंढेगा, रिटर्न से पहले ढूंढेगा। अब रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इंसिनो प्राइवेट लिमिटेड। मुझे यहाँ पे उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया फोन ईमेल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया en@gmail.com। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल ऑफ कंपनी, ईमेल ऑफ कंपनी, और वो किसके अंदर है, ई के अंदर। अब रन करेंगे तो अभी हमारा ईमेल हमारा EM के अंदर। अब रन करेंगे तो ये हमारा ईमेल भी है। कोई भी डेटा लाइक मुझे कुछ ऑपरेशन करने हैं इसके अंदर, तो एक मैंने वेरिएबल लिया ए की वैल्यू 20 दे दी, एक वेरिएबल लिया बी की वैल्यू 10 दे दी, एक वेरिएबल लिया सी, ए और बी को ऐड कर दिया,
डी के अंदर ए और बी को माइनस कर दिया, ई के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ के अंदर ए और बी की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे डेटा को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा लाइक फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, किसके अंदर है, मैंने कहा ए के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया बी आर, और यहाँ पे सेकंड नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन। क्या आ जाएगा सेकंड नंबर, क्या आ जाएगा एडिशन, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा हमारा डिवीजन। ये ए हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया बी, ये हो गया सी डी ई। फिर इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब रन करेंगे तो ये आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। इवन पूरे आउटपुट को अगर हमें टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो अभी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। कर्ली ब्रेसेस सिलेक्ट एस्टिक, और जहाँ तक कमेंट करना है मैंने कहा एस्टिक सिलेक्ट, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज। और टेबल की फॉर्म में चाहिए तो टेबल बना दी, टेबल के अंदर आ जाएगी रो में टीडी। अब टीडी में पहला नंबर आएगा दैट इज ए, फिर दूसरा कॉलम बनाएंगे प्लस साइन, टीडी क्या आ जाएगा सेकंड नंबर बी, जो वेरिएबल होंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, टीडी में लगा देंगे इक्वल टू साइन, तीसरा वेरिएबल आ जाएगा टीडी डॉलर तो एक रो बनाए जिसमें 5 कॉलम बनाए, पहले कॉलम में पहला नंबर आ गया, दूसरे कॉलम में सेकंड नंबर प्लस साइन आ गया, तीसरे कॉलम में सेकंड नंबर आ गया, चौथे कॉलम में इक्वल टू साइन आ गया। देन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा डिवाइड, और ये वेरिएबल हो जाएगा डी ई और आपका है। सेव करके रन करेंगे तो अब आपका ये आउटपुट टेबल की, हम चाहते हैं प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में आए, तो बूट स्ट्रैप की क्लास होती है, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे बूट स्ट्रैप के अंदर टेबल, टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये बूट स्ट्रैप की क्लास बता देगा। लाइक आप टेबल क्लास लिखोगे तो टेबल के ऊपर ये इफेक्ट आएगा, कलरिंग क्लास आ जाएंगी, इसको स्ट्रिप बनाना है तो स्ट्रिप बना देगा कलर, तो ये सारी क्लासेज हैं। अगर आपको बूट स्ट्रैप को किसी को नहीं आता तो आप सीधा बूट स्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, अपने एलिमेंट का नाम लिखोगे, सारी क्लासेज बता देगा और इफेक्ट बता देगा क्या क्या इफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे टेबल के अंदर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे क्लास नेम टेबल, इसके अंदर मैंने क्या लिखा टेबल का बॉर्डर, टेबल का स्क्रिप्ट आ जाए, टेबल क्या हो जाए हमारी होवर हो जाए, एंड टेबल हमारी क्या हो जाए डार्क हो जाए, ये कलर दे दिया। रन करेंगे लेकिन कोई आउटपुट नहीं आएगा, ना तो कोई एरर होगी, नहीं एक बीच में बस एक लाइन बन के आई। अभी डेटा तो आ रहा है हमारा, लेकिन ये देखो सेलेक्ट करने पा रहा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी ब्लैंक। ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है, देखो जब भी हम एचटीएमएल के अंदर टेबल बनाते हैं तो एक टैग होता है हमारे पास टेबल क्रिएट करता है, एक टैग होता है टीआर, एक टैग होता है हमारे पास टीडी। टेबल टीआर बनाता है, टीडी टेबल हमारा पूरी टेबल क्रिएट करेगा, टीआर रो बनाएगा, टीडी क्या बनाएगा कॉलम बनाएगा। लेकिन इसके अंदर दो टैग और होते हैं, टी हेड और टी बॉडी। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडिंग, और टी बॉडी का मतलब क्या होता है टी बॉडी। नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर हम टी हेड और टी बॉडी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अगर हमने डायरेक्टली टी हेड टी बॉडी नहीं लिया तो पूरा डेटा वो कितना कंसीडर कर लेता है बॉडी में। लेकिन हम यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट कितना काम करता है जेएसएक्स में, वो रिक्वायर्ड करता है कि हर एक टैग ओपन क्लोज होना चाहिए। अब मैंने टेबल लगाया लेकिन मैंने टी बॉडी या टी हेड नहीं लगाया, तो उसने क्या करा सारी की सारी रो को क्या कंसीडर कर लिया एज ए हेड। और जो बूटस्ट्रैप की क्लास हम लगा रहे हैं बॉर्डर स्ट्रिप्ड होवर डार्क, ये कहाँ पे अप्लाई होती है बॉडी के अंदर। तो एक्चुअल में जितना भी डेटा है उसने उसको बॉडी के अंदर ही नहीं डाला, उसने उसको एज ए हेड में कंसीडर कर लिया। और जो क्लासेज अप्लाई होती है बूटस्ट्रैप की, वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, वो होती है टी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जाके मेंशन करना पड़ेगा टी बॉडी, और यहाँ पे जाके क्लोज कर दो। अब रन करेंगे तो अब देखोगे आउटपुट हमारा टेबुलर फॉर्मेट में शो हो जाएगा। ये के ऊपर ये बॉर्डर टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ गया, ये हमारा बॉर्डर, ये हमारा स्ट्रिप्ड हो रहा है, ये हमारी स्ट्रिप्ड बन के आ गई, ये होवर हो रहा है, ये इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे इतने पोर्शन में आए, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्या करते हैं पेज को डिवाइड करने के लिए
एक टेबुलर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ग्रिड का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लाइक रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे जाके लिख दिया ड्यू क्लास रो, रो को बंद कर दिया। इसके अंदर जाके मैंने एक कॉलम बना दिया ड्यू क्लास, मैंने कहा कॉल MD3, 3 का एक कॉलम बन जाए, लेकिन ये 3 का जो कॉलम रहेगा वो यहाँ पे खाली रहेगा, खाली छोड़ दिया। यहाँ पे जाके बना दिया ड्यू क्लास कॉल MD5, 5 का एक कॉलम दे दिया, और ये 5 के कॉलम में पूरी टेबल आ जाएगी। यहाँ पे हमारी रो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब रन करेंगे, जितना हमने साइज दिया है उतने साइज में हमारा टेबल का कोड या स्ट्रक्चर आएगा, बाकी में हमारा कोड या स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? इतना सब लोगों को डाउट है कुछ? फ्रेंड्स, बच्चों क्लियर है? सो ये बेसिक हमारा रिएक्ट का कोड स्ट्रक्चर था, कैसे इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। एक्चुअली आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन करा है, बाकी लोग शायद कल जो उनके मैसेज आए वो कल से ज्वाइन करेंगे। सो कल से हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। लाइक अभी तो हमने जस्ट ये पहली कंपोनेंट के ऊपर काम करा, इसके अंदर हम करेंगे अलग अलग पेजेस कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम राउटिंग कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें तो हमारा एक पेज ओपन हो जाए, दोबारा क्लिक करें दूसरा पेज ओपन हो जाए। उसके अंदर हम इवेंटिंग कैसे करेंगे, बटन पे क्लिक करें तो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो। फिर हम यहाँ पे डेटा एक्सेस करेंगे किसी भी API से, लाइक कोविड का डेटा है या कोई अदर टाइप का डेटा है, उसको एक्सेस करेंगे। तो ये सारी चीजें फिर हम कल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन करा है। ठीक है?